हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर में। सबसे पहले जानते हैं परिचय। क्लास 10th के मैथ में पढ़ना क्या है। सबसे पहले 9th का रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 क्या होती हैं, अनंत तक की जितनी भी संख्याओं को करते हैं, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर क्या करते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को क्या करते हैं, शामिल कर दें और क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं को लिख दें तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो इसे W से प्रेरित करेंगे। और फिर होता है पूर्णांक, इंटीजर। यदि क्या करें, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को क्या करें, प्लस माइनस के साथ लिख दें तो क्या होगा, पूर्ण संख्या मिल जाएगी। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गए। इन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर, इसे जेड से प्रेरित करते हैं। अब फिर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में जहाँ क्या होना चाहिए, P होना चाहिए क्या, पूर्णांक। P सभी पूर्णांक हों, लेकिन क्या हो, पूर्णांक। Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, लेकिन क्या होना चाहिए, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा। यानी कह सकते हैं कि क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद पूर्णांक हो सकता है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, अब परिमेय संख्या लिखना है तो क्या कर सकते हैं, 2/3, 3/-3/4 -5/6। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब आप क्या है 8 तक 6 7 8 में पढ़ते चले आए, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिसको क्या करते हैं, P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे कर्लिम 3 हो गया, कर्लिम 2 हो गया, पाई हो गया। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन आप पाई का मान क्या कहते हैं, पाई का मान होता है 22/7। यह पाई के बराबर नहीं होता। ये क्या होता है, यह पाई का लगभग मान होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है, ये क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला देंगे क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसके बारे में मोटी मोटा देख लेते हैं, ये आपके बुक में ही दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या a, q और r इस प्रकार विद्यमान है। यदि क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक क्या a और b हैं, तो क्या है, यदि q और r क्या है, इस प्रकार विद्यमान है, जहाँ क्या a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r का मान क्या होना चाहिए, 0 से अधिक और b से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए c और d हैं। c क्या है, d से का HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, नीचे निम्न चरण का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम किस लिए करेंगे, ये HCF ज्ञात करने के लिए। तो 3 चरण में देखिए c और d में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। और इसलिए हम ऐसे q और r इस प्रकार देखते हैं कि c बराबर क्या हो गया, DQ प्लस r, जहाँ r का मान क्या है, d और 0 और d के बीच में या 0 के बराबर हो। r बराबर 0 है तो d पूर्णांक c और d का HCF होगा। यदि r बराबर जब 0 मिल जाएगा तो क्या होगा, HCF होगा। जहाँ r नॉट इक्वल टू 0 है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। और इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक क्या हो जाए, शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। और इसी स्थिति में प्राप्त भाजक की वांछित HCF होता है। यही यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF C, D, HCF D, R होता है, जहाँ संकेत HCF C, D का अर्थ है कि C और D का HCF। तो इसे आपको ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, कह रहा है यदि क्या हो,
दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, तभी हम क्या करेंगे, इस परिमेयिका का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। अब आइए इसको हम कैसे जानेंगे, कौन A है, कौन B है और कौन R है। तो मान लीजिए क्या है, कोई संख्या दी है 7 और 24 दो संख्याएं हैं। तो इस पर हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं, A और B। यदि बड़े वाले को A मान लेते हैं तो छोटे वाले को B मानेंगे, बड़े वाले को A मान लिए, छोटे वाले को B। तो क्या करेंगे, 7 से हम 24 में क्या करेंगे, भाग देते हैं, भाग देंगे 7 में 24 से भाग दिए, 24 में क्या किए 7 से भाग दिए, तो क्या हो गया, A B है और कितनी बार पढ़े हैं, 7 त्रिक 21, कितनी बार गया, 21 बार गया। तो बच गया हासिल कितना, 3 बच गया। तो ये शेषफल ही क्या है, यह R है, शेषफल R है। और ये क्या है, ये जो भागफल है इसे Q प्रदर्शित करते हैं। और इस 24 को क्या कहेंगे, A कहेंगे और 7 को B कहेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए क्या है, A बराबर कितना है 24 और B बराबर कितना है 7 और Q बराबर 3 और R बराबर कितना आया 3। तो 7 त्रिक 21 3 24। तो यह क्या हो गया, ये परिमेयिका तो लागू हो गया। अब इतना आने के बाद अब फिर क्या कहते हैं, यही प्रोसेस दोबारा करेंगे जब तक कि क्या हो जाए, 0 ना मिल जाए। तो 7 और 24 का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब कितनी बार गया है भाग, 3 बार गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ A वाला जो है क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा। अब किससे भाग देंगे, जो शेष बचा है उससे भाग देते हैं ना, जो शेष बचा है उससे भाग देंगे किसमें, 7 में। जब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए कहते हैं 24 से भाग दिए, 7 त्रिक 21, 3 बच गया। अब इसी शेषफल से क्या करेंगे, इसमें भाग देते हैं, 3 दूनी 6, अब 1 बच गया। अब क्या करेंगे, अब 3 में भाग देंगे, 1 तिहाई 3 आ गया, शेषफल कितना 0। तो सबसे पहले क्या था, A B था, अब A B हो जाएगा, जिससे भाग देंगे क्या, वो B होता जाएगा, जो बीच में आता जाएगा वो A होता जाएगा और ये नीचे जो R भी बचता जाएगा। तो 7 कितना आया है, 3 से किसमें, 3 दूनी 6, 3 से भाग दिया किसमें, 2 में। A वाला जो शेषफल होगा यहाँ आता जाएगा और प्लस 1, 3 दूनी 6 1 7। अब फिर यहाँ 3 आ गया, अब कितनी बार गया भाग, 3 बार गया। किस 3 से कितने दिए हैं, A वाला यहाँ आता है ना, A वाला यहाँ आता है,
तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और 3 बार गया है प्लस 0। तो अब इसका जो क्या होता है, ये जो लास्ट में बचेगा यही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या किए हम 24 में भाग दिए हैं। 24 में हमको क्या करना था, 7 और 24 का क्या करना था, HCF निकालना था। किसका प्रयोग करके, इस प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या करना था, हमको HCF निकालना था। तो जब HCF निकालना था तो क्या किए हम 24 में क्या किए 7 से डिवाइड किए। 7 से डिवाइड किए 3 बार गया तो 7 त्रिक 21। ये क्या था, जो बड़ा वाला होता है उसको क्या मानते हैं, बड़े वाले को A मानते हैं और छोटे वाले को B मानते हैं। तो बड़ा वाला क्या है A यहाँ रहेगा, फिर छोटा वाला यहाँ रहेगा, उसके बाद Q जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ रहेगा और जो शेष बचेगा यहाँ रहेगा। फिर दोबारा क्या करते हैं, ये जो B वाला है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जो थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और A वाला कहाँ आ जाएगा, A वाला यहाँ आता जाएगा। अब फिर A वाला यहाँ आ गया और A वाला यहाँ आता जाएगा। तो इस पर क्या होगा, जो A वाला रहेगा यहाँ लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में जो B आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF इसका 1 हो गया। तो उम्मीद है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप HCF निकालना आसानी से सीख गए होंगे। तो सबसे पहले अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 दिया है 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालिए। तो अब आइए इस क्वेश्चन में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके निकालते हैं। तो हमको क्या करना है, 40 52 से क्या करना है, यहाँ पर A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा वाला A और छोटा वाला हो जाएगा B। अब 40 52 से हम क्या करने, भाग देंगे। चालीस 52 से कितने में, 12 576 में। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौक 12, 121। तो कितना बचा, यहाँ पर बच गया 6 में 6 गया 0, यहाँ 7 में 2 गया 2 और 5 4, 420 बच गया। अब 40 52 में 420 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 4 9 36, 9 0 0 9 दूनी 18 का 8, 4 9 36 1 37। तो कितना बचा, 2 में से यहाँ कितना बचा 2, यहाँ 40 52 था, हाँ 420 से भाग देंगे कितना बचेगा 2 और 15 में 7 गया 8, 14, हाँ 8 7 15 7 और यहाँ बच गया 2। 372 में किससे, 420 में 372 से भाग देंगे एक बार में, तो यहाँ बचेगा 148। अब 148 से भाग देंगे 272 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार में 148, यानी ये वो आ जाएगा 124, घटाने बचेगा। अब 148 में भाग देंगे 24 से, कितना जाएगा 124 से करने 124 बचेगा 24, फिर 124 में भाग देंगे 24 पंजे 120, 4 बचेगा, 4 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6। तो कितना आ गया, इसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करा क्या कीजिए, इसका यूज कीजिए। तो भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसका यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे तो 12 576 यहाँ रखेंगे, 12 576। अब किसका गुणा किए, 40 52, 40 52 कितनी बार गया है, 3 बार, प्लस शेष कितना बचा है 420।
अब फिर ये 420 कहाँ आ जाएगा, ये 40 52 जो था यहाँ आ जाएगा 40 52, यहाँ पर आ जाएगा। और 420 से फिर भाग दिए हैं, कितनी बार गया है, 9 बार, और शेष कितना बचा है 272। अब ये 420 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एकदम सीधा काम करते जाइए। और 272 यहाँ आ जाएगा, और कितनी बार गया है, एक बार गया है, प्लस शेष कितना बचा है 148 बचा है। फिर 272 आ जाएगा यहाँ, और 148 आ जाएगा यहाँ। अब फिर कितनी बार भाग गया है, एक बार गया है, तो प्लस शेष कितना बचा है 24 बचा है। अब 148 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर शेष कितना बचा है, ये 24 यहाँ आएगा, कितनी बार गया है 5 बार, 24 पंजे 120, 24 छक्का 124 होगा ना, 148, 24 172 में कितना दिया था, 24 बचा था, और 148 में अच्छा 124 में था ना, 124 में 148 से भाग देते कितना बचा था, 124 बचा था, 124। तो फिर 124 से भाग देंगे, 1 सेकंड यहाँ थोड़ा देखिए गड़बड़ हो गया ना, एक 172 में भाग देंगे तो 124 बचेगा ना। तो 124 बचा, तो फिर 148 यहाँ आ गया, और 124 एक अन्य गया, और प्लस कितना बचा 24 बच गया। अब 24 से भाग देंगे, अब यहाँ आ गया 124, और 24 कितनी बार गया 5 बार गया, तो प्लस कितना बचा 4 बचा। अब ये 24 के यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा, 6 बार गया, और शेष बच गया 0। तो लास्ट में जो बी वाला बचता है वही क्या होता है, HCF हो जाता है। तो लास्ट में हमारा बी वाला कौन सा बचा, लास्ट में हमारा बी क्या बचा, यही बचा ना, तो तब क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल दूसरा देखिए क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 2q + 1 के रूप का होता है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कभी न कभी पूछ ही देता है। तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है यदि आपको हाई स्कूल में है बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करना हमको, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो,
दो धनात्मक पूर्णांक हो नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या होना चाहिए, 0। R का मान क्या होना चाहिए, 0 से R से क्या होना चाहिए, R से छोटा या 0 के बराबर है या R से छोटा होना चाहिए। और B से भी क्या होना चाहिए, छोटा। B से छोटा, B से कम, 0 के बराबर या 0 से बड़ा क्या हो सकता है, R का मान हो सकता है। थोड़ा सा हो, इतना हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, B का मान हमको मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर B बराबर कितना, B बराबर यहाँ से हम क्या लेंगे, 2। जो 2 दिया है, जिसके रूप का कहेगा उसी को क्या करना, हमको B लेना है। जिसके रूप का कहेगा उसी को क्या करना, हमको B लेना है। तो B का मान कितना आ गया, B बराबर 2, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 0, 1। तो क्या होगा, माना B बराबर 2, माना B बराबर 2, B बराबर 2 यदि हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा, R का मान 0 और 1 हो जाएगा। तो कंडीशन फर्स्ट, पहला कंडीशन बनेगा R बराबर 0 हो तो, R बराबर 0 हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 2Q प्लस 0। तो क्या लिख सकते हैं, A बराबर 2Q प्लस 0। तो क्या है, A 2 से क्या है, A बराबर 2Q क्या है, 2 से क्या है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अतः यह समपूर्णांक है। अतः क्या है, अतः क्या कह सकते हैं, अतः यह समपूर्णांक है। क्या हो गया, यह समपूर्णांक हो गया। तो R बराबर 0 पर क्या है, A बराबर 2Q क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो 2 से भाज्य, तो क्या कह सकते हैं, यह समपूर्णांक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 0 R ग्रेटर देन 2, 2 से कम या 0 के बराबर हो सकता है। पुनः दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, R बराबर 1 हो तो, R बराबर 1 हो तो क्या करेंगे, कह सकते हैं A बराबर 2Q प्लस 2। R बराबर कितना हो जाएगा, 2Q प्लस 2। तो R का मान कितना हो जाएगा, 2Q प्लस 2। R का मान कितना, 1 है ना, तो 2 कैसे लिख सकते हैं, 2Q प्लस 1। यह 2 से भाज्य नहीं
अतः यह धन विषम पूर्णांक है। अतः यह धन विषम पूर्णांक है। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है 2q तथा विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या करना था, हमको दर्शाना था और हमने क्या किया, दर्शा दिया। जहाँ क्यू क्या है, कोई पूर्णांक हो। तो क्यू क्या है, यहाँ कोई पूर्णांक है तो क्या हो गया, इस रूप का होता है। तो उम्मीद है इस पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या कर रहा है, कार्य दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या एक पूर्णांक है। एकदम सेम काम उसी में भी वही लिखेंगे। इसमें भी वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए a एवं b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या B से छोटा या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, 4q प्लस 1 के लिए जिसके रूप में जिसके साथ q आएगा वही क्या है, हमारा b का मान है। तो b बराबर 4, क्या करेंगे यहाँ पर मानेंगे क्या है, माना b बराबर क्या है 4 है, तो लिख देंगे माना b बराबर 4। यदि b बराबर 4 तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q प्लस r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 0, r का मान कितना हो जाएगा 4 से कम, और r का मान हो जाएगा 0 1 2 3। r का मान कहाँ तक जाएगा, 3 तक। यदि कंडीशन फर्स्ट, यदि r बराबर 0, यदि क्या हो r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 तो यदि r का मान हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो a बराबर 4q प्लस 0, तो कितना आएगा, a बराबर 4q, कितना आ जाएगा, a बराबर 4q आ जाएगा। 4q क्या है, 4q
2 से भाज्य है। 4q क्या है? 2 से भाज्य है। 4q जब 2 से भाज्य है, अतः यह एक क्या कर सकते हैं? अतः यह एक सम पूर्णांक है। क्या होगा? यह एक सम पूर्णांक है। तो फिर क्या करेंगे हम? r बराबर क्या रखते हैं? यदि r बराबर फिर 2 रखते हैं तो दूसरा कंडीशन में r बराबर 1 हो तो r बराबर कितना? r बराबर क्या करेंगे? r बराबर 2 तो हमने ले लिए, 0 ले लिया। अब r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a बराबर 4q प्लस 1, तो हो जाएगा 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है, अतः क्या है? यह एक विषम पूर्णांक है। अतः यह एक क्या है? विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। अब पुनः कंडीशन तीसरा लेंगे, r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 4q प्लस 2, तो क्या कर सकते हैं? 4q प्लस 2 क्या है? 2 से भाज्य है। इसमें क्या करेंगे? 4q प्लस 2 के रूप में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2q प्लस 1 क्या है? 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है, अतः सम पूर्णांक है। अतः सम पूर्णांक है। जब 2 से भाज्य है तो क्या कर सकते हैं कि यह क्या है? यह एक सम पूर्णांक है। जब 2 से भाज्य है तो क्या हो गया? सम पूर्णांक हो गया। तो पुनः लास्ट चौथा कंडीशन देखते हैं, यदि r बराबर 3 है तो यदि क्या हो जाता है? r बराबर 3 लेते हैं तो r बराबर 3 है तो क्या लिख देंगे? a बराबर 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 3 क्या है? q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। क्या हो गया? यह एक विषम पूर्णांक है। तो क्या करें? एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या हो? एक पूर्णांक है। तो अतः कंडीशन किससे? 2 और 4 से कह सकते हैं। अतः 2 और अतः 2 एवं 4 से कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक 4q प्लस 1
व 4Q + 3 के रूप का होता है। तो उम्मीद है ये तीसरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले b का मान क्या करते हैं, जिस रूप में आएगा क्या करेंगे, b का मान उसी को मान लेते हैं। b क्या करेंगे, 4Q को क्या किए, b का हमने मान लिया। जब b का मान हमको मिल गया तो क्या होगा, उससे हम क्या करेंगे, एक कम क्या होगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, उससे एक कम। तो यानी 4 रथ क्या करें, 0 1 2 3, 5 रथ तो क्या करते हैं 0 1 2 3 4 तक जाते हैं। ऐसे ही काम हर जगह करना है। तो उम्मीद है तीसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरह। इस चैप्टर के पहले चैप्टर के चौथे एग्जाम्पल की तरह कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो क्या कर रहा है, वह चाह रहा है कि मतलब क्या, एक मिठाई विक्रेता क्या 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां इनकी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में क्या हो, बर्फियों की संख्या समान रहे। काजू की बर्फियां हैं, प्रत्येक ढेरी में क्या चाह रहा है कि क्या हो, बर्फियों की संख्या समान हो और ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। कोई परात है, क्या करेंगे, कम से कम स्थान घेरें और क्या कार चाह रहा है, ऐसी ढेरियां बनाना चाह रहा है। जब ऐसी न्यूनतम स्थान की बात करें तो न्यूनतम स्थान की बात करते हैं, क्या कहता है, जब भी क्या कहें न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान जब भी आ गया तो क्या करेंगे, हम HCF निकालते हैं, कम से कम स्थान घेरने का। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, जब भी न्यूनतम पूछे, क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालें 420 और 130 का। तो सबसे पहले क्या है, इसका HCF कैसे निकालेंगे, 420 है तो 420 में क्या करेंगे, 130 से भाग दे देंगे। तो 130 से भाग देंगे तो 130 13 तियां 39, 3 बार में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 13 तियां 39 यानी 390, यानी बच गया 30 और 130 में फिर 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120, बच गया 10 यानी 30, यानी 10 दून तिहाई 30। तो क्या होता है, सबसे पहले जब यदि क्या करेंगे, हम यूक्लिड व्यवहार परिमेयिका का यूज करेंगे, क्योंकि चैप्टर यूक्लिड व्यवहार परिमेयिका है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इतना ही लिख देंगे कि यूक्लिड व्यवहार परिमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, 130 और 420 में क्या करेंगे, तो 420 कितना आया है, 420 बराबर 130 गुणे 3, इसका गुणा और इसका गुणा क्या करते हैं और प्लस कितना शेष बचा है, 30। अब क्या हो जाएगा, 130 ये जो वाला क्या आता है, यहाँ आता है और ये वाला यहाँ आता है। कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 यहाँ प्लस 10 बचा। अब ये 30 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार और शेष बच गया 0। जब 0 शेष बच गया तो क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। तो यानी HCF आ गया कितना, 10। प्रत्येक ढेरी में क्या करेगा, कम से कम 10 बर्फी रखना है। तो कह रहा है कि मतलब क्या करें, वो कम से कम प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, कम से कम क्या करेंगे, 10 बर्फी रखेंगे, तभी क्या होगा, स्थान बराबर घेरेगा। 10 से अधिक करेंगे तो क्या होगा, स्थान ज़्यादा घेरेगा। तो मतलब क्या, उस परात में क्या करना है, मिठाई की विक्रेता पर 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में क्या हो, बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फी की परात में क्या हो, न्यूनतम स्थान घेरें। और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाती हैं, कम से कम 10 बर्फी। कम से कम क्या करेंगे, 10 बर्फी उसे रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बराबर ढेरी बन सकती है। क्योंकि क्या होगा, 130 13 से 130 कट जाएगा 10 से और 420 भी क्या होगा, 10 से कटेगा।
तभी क्या होगा, बराबर स्थान घेरेगा। यदि क्या होगा, नहीं करता तो क्या होता, शेष बच जाता। इसलिए क्या है, प्रत्येक ढेरी में से क्या करना, 10 बर्फियां रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये चारों एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इसके आगे के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, एग्जाम्पल बाकी था। तो एग्जाम्पल हम शुरू किए हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन चल रहा है। यदि आप बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है। एग्जाम्पल से पहले हमको क्या करना है, एक प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय 1.2 कह रहा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये है, कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या है, कोई भाज्य संख्या दिया है, यदि 8 ही है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 कितनी बार आया, 3 बार। यदि क्या होता है, ये 6 रहता, इसका कितना करते 2 3 आए, फिर 3 से काटते 1, तो ये क्या आता है 2 गुणे 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 और 3 है। तो मतलब क्या कहता है, अद्वितीय होता है, मतलब क्रम बिना अद्वितीय होता है। तो आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5 कह रहा है संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। 4 के पावर क्या करेंगे, n पर क्या करना है, विचार करना है, जहां n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब किसी भी संख्या को क्या करना है, हमको 0 पर समाप्त होने के लिए करना क्या पड़ेगा। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा, मान लीजिए क्या है, 4 का पावर यदि 1 रखते हैं तो क्या आएगा 4, 4 का पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 16, 4 का पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौक 16 चौक 64 होगा ना, 1 सेकंड। और 4 का पावर 4 रखेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 चौके 256। मतलब कुछ भी रखते जाएं कभी भी क्या होगा, लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यदि है, यदि क्या है 30 है, कोई संख्या 30 दी गई है, ये क्या होगा 0 पर समाप्त होगा। तो क्या होना चाहिए, 2 से काटेंगे 15 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार में। तो इसमें देखिए 0 कब आया है, इसको 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 है और 5 है, 2 और 5 आते हैं तो 5 दूना 10, 2 और 5 आएंगे तभी क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्या करना है, इसको कह सकते हैं यदि, इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आना चाहिए, 2 और 5, गुणनखंडों में 2 एवं 5 क्या होना चाहिए, 2 एवं 5 क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। तो अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। 0 पर कब समाप्त होगी, जब क्या हो, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों में से क्या होना चाहिए, दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा, तभी क्या होगा, वह संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो कहीं भी समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्नावली 1.2 में क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया 6 का पावर n, क्या होगा, ये भी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो ये भी क्या होगी, क्योंकि क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना है, 2 और
3 है, 2 और 3, तो इसमें क्या है 5 उपस्थित नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि 5 उपस्थित होता तो क्या हो सकता, वह शून्य पर समाप्त हो सकती। और यहाँ पर 4 का पावर n था, तो 4 का पावर n क्या है 2 का पावर n। क्या होता है, यदि क्या होता है इसके अभाज्य 4 के अभाज्य गुणनखंड में यदि क्या है, इसके उत्तर में लिख देंगे क्या होगा, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। थोड़ा सा इतना तो लिख लिए, एक सेकंड, इसके आंसर में थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए, एक सेकंड। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 का पावर n बराबर 2 गुणे 2 का पावर n, अतः 4 के पावर n में 4 के पावर n के अभाज्य, इतना लिख देंगे। इसके बाद ये लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड में में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे 6 का पावर n वाला जो है, इसमें क्या है 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 का पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी क्या है 5 उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा 0 पर समाप्त, ये भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए हमें 5 और 2 दोनों में से क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि 5 भर है तो हो जाएगा, 2 और 5 क्या होना चाहिए, जोड़ा दोनों एक साथ होना चाहिए। 2 और 5 एक साथ उपस्थित हैं तभी क्या होगा 10 आएगा, तभी 0 समाप्त होगा। यदि 4 गुणे 5 है, लेकिन इसमें तो 2 है ना, 2 गुणे 2 है ना, तभी 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो उम्मीद है ये 5वां एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड का हाथ 2 तिहाई 6 और 3 एकन्ने 3, और फिर 20 का करेंगे तो कितना आएगा 2 दहाइयाँ 20, 2 पाँचे 10, 5 एकन्ने 5। तो क्या है 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणे 3, और 20 का कितना आया है 2 गुणे 5। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सारे लेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो कितना 2 दूनी 4 3 12 पचे 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, एक सेकंड, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या दोनों में 2 ही मिल रहा है, तो क्या होगा एचसीएफ इसका 2 ही हो जाएगा, एचसीएफ 2। तो कितना सिंपल था, क्या करना, अभाज्य गुणनखंड भी से करा तो एलसीएम एचसीएफ आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 7वां एग्जाम्पल क्या करा। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा कितना 48 दूना 96, 2 से 24, 2 से
12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 बार में। फिर 404 का एचसीएफ निकालेंगे 2 से 202, 2 से 102, 101। तो कितना आ गया? इसका गुणनखंड आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 2 का पावर 5 गुणे 3, 2 का पावर 5 गुणे 3 किसका है? इसको यहाँ लिखिए, ये किसका था? ये 96 का है। और 404 का कितना है? 101 से कटेगा तो यानी 101, 2 दूनी 4 यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुणे 101 यानी 404। तो इसमें क्या है? 2 का पावर 2 कॉमन है तो क्या होगा? 4। तो कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 4। एचसीएफ 4 आ गया। तो अभी फार्मूले में क्या करेंगे? हम इसको रख देंगे तो क्या होगा? एचसीएफ तो हमने क्या किया? निकाल लिया। एचसीएफ आपका आंसर, तो गुणनखंड भी से 1 आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 404 गुणे 96। एचसीएफ कितना आया? 4 और एलसीएम हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर आ जाएगा 404 गुणे 96 भागा 4। तो कितनी बार जाएगा? ये क्या करेगा? 4 1 4, 4 0 0, 4 1 4। तो 96 में 101 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 96 1 96, 96 को कितना आ गया? 6, 96 0 0 और 96, 96 96 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो क्या आ गया? एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस यही फॉर्मूला आपको याद था तो क्या कर सकते हैं? आसानी से आप लगा सकते थे। तो बस ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है क्या? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम निकालना था तो क्या करेंगे? आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी करना होगा आप आसानी से इसमें से निकाल ही सकते हैं। एचसीएफ दे देगा, 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, एलसीएम पूछ देगा, या तो एलसीएम एचसीएफ दोनों दे देगा और कहेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो क्या कर सकते हैं? आप आसानी से निकाल सकते हैं। या एक संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं 8वां एग्जाम्पल क्या करा। कह संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड b द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है? एकदम हलवा दिया है। कर 6, 72, 120 का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 3 1। 72 का करेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72। अब 120 का करेंगे गुणनखंड 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो कितना है? 6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2। अब 72 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सबसे पहले देख लेंगे कितने मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये मिल रहा है,
ए मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है कितना 6, 2 दूनी 4, तो HCF कितना आ गया HCF 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, HCF कितना आ गया, HCF आपका निकल के आ गया 4, 4 से ही कटेगा ना, 1 सेकेंड, 2 3 6, 1 सेकेंड सॉरी, इसमें मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसको, इसका कितना 2 गुणे 3 है ना, 6 का 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2, तब यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिल रहा है, खाली 1 3 मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 आया ना, 6 का 2 और 3 आया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120, तो 2 और 3, तो HCF कितना आ गया 6। अब LCM निकालना है, LCM देखिए 2 तो सब में कॉमन है, इसको एक तो ले लेंगे, उसके बाद जो 3 सब में कॉमन है उसको ले लेंगे, जो बच रहा है 1 2 3, अब देखिए अब दोनों में जो कॉमन है, मतलब 2 सबसे ज्यादा कितना है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 2 3 सबसे ज्यादा वाले में देख लेंगे, 1 2 3 बार 2 आया है, हाँ, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 5 1 बार आया है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 5 360, अब 72 5 360, 12 3 36, 360 6 के 36, तो LCM कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये था अभाज्य गुणनखंड बी से LCM निकालना। कर रहा है, अब मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, मान ले रहे हैं P क्या है, कोई एक अभाज्य संख्या है जो क्या है P A स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P भी क्या करेगी, A को विभाजित करेगी। कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, यदि कोई संख्या है उसका स्क्वायर क्या है किसी संख्या से विभाजित होता है, यानी मतलब 4 का स्क्वायर यदि 4 से विभाजित होता है, 4 चौक यानी 16, 16 4 से विभाजित होगा तो 4 भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यही है इस प्रमेय का, मतलब कोई संख्या क्या है, कोई संख्या P है, क्या कर रही है, A स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो P भी क्या होगा, इससे A भी विभाजित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से इस प्रमेय को। तो आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 2 कोई संख्या है, कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति देखते हैं इसका। माना इस कर्णिम 2 को हमको क्या ना परिमेय सिद्ध कर, अपरिमेय सिद्ध करना, तो पहले इसको मानना पड़ेगा क्या, परिमेय संख्या। सबसे पहले मान लेते हैं क्या, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लेंगे कि मान लेते हैं आपका नाम मोहन नहीं है, और बाद में 2-4 लोगों से पूछा तो क्या पता चला आपका नाम मोहन ही है, तो यही काम इसमें भी करना है। और पहले मान लेंगे क्या परिमेय संख्या नहीं है, और बाद में जब सिद्ध करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या है। माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया क्या है, कर्णिम 2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि माना कर्णिम 2 को क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। जब परिमेय संख्या है तो क्या उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या हो जाएगा, Q ≠ = 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, इस सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि क्या है, P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, पूर्णांक।
जिसका क्या होगा सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मान लीजिए 3 और 4 क्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है जिनके क्या होंगे एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो क्या है पी और क्यू क्या सअभाज्य संख्या है। तो आइए इसको देखते हैं आगे। पी और क्यू क्या है सअभाज्य संख्याएं हैं। तो कह सकते हैं कि P बराबर √2Q, P बराबर हो जाएगा √2 इंटू क्यू। अब दोनों का वर्ग करने पर अब यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या मिल रहा है p² बराबर 2q²। तो यहाँ पर q² बराबर आ गया p²/2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। p²/2 क्या एक पूर्णांक है। p और q को हमने पूर्णांक माना, क्या p²/2 एक क्या है एक पूर्णांक है। अतः कह सकते हैं कि p² 2 से क्या है 2 से भाज्य है। मतलब क्या होगा p² 2 से कट जाएगा। अभी हमने पिछले यहाँ पर पढ़ा है ना कि मतलब क्या है यदि a² क्या करता है p a² को विभाजित करता है तो क्या होगा a भी क्या करेगा p को विभाजित करेगा। तो यही हमको इसमें देखना है कि मतलब है p² क्या है 2 से भाज्य है। तो कह सकते हैं कि p भी क्या होगा, तो p भी 2 से भाज्य है। p भी क्या होगा 2 से कट जाएगा। यदि ये स्क्वायर कटता है तो क्या होगा p भी 2 से कट जाएगा। जब p भी क्या 2 से भाज्य है तो माना p/2 बराबर k1 क्या है ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक p/2 बराबर हम मान लेते हैं k1। p जो से भाज्य क्या इसको मान लिए k1। अब k1 का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर k1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं p बराबर 2k1। तो हो जाएगा p बराबर 2k1 समीकरण 2। इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 व 2 से इसका मान क्या रखेंगे 2k1 समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख सकते हैं कि p² बराबर q² बराबर 2k1² 2। तो हो जाएगा q² बराबर 4k1² 2 यानी 2 से 2 कट गया, कितना आ गया q² बराबर 2k1। q² बराबर 2k1 और p बराबर क्या है 2k1। तो k1 बराबर हो जाएगा q² 2। k1 बराबर क्या आ गया q² 2। k1 का मान यहाँ पर कितना मिल गया q² 2। k1 का मान हमको मिल गया कितना q² 2 मिल गया। जब हमको q1 का मान q² 2 मिल गया है तो अब आइए देखते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर q² बराबर 2k1। q² तो क्या हो जाएगा q² क्या है q² बाई 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है एकदम सेम। जो काम इसमें किए हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। q² 2 क्या है पूर्णांक है। जब q² 2 क्या है एक पूर्णांक है तो q² क्या है q² 2 से भाज्य है। अतः q भी क्या होगा q भी 2 से
भाज्य है, क्यू भी क्या होगा 2 से कटेगा, तो माना Q/2 बराबर K2, ये भी क्या है पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक होगा तो क्या है Q बराबर हो जाएगा 2K2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या देखते हैं, P बराबर है 2 गुणे K1 और Q बराबर है 2 गुणे K2। P बराबर 2 गुणे K1 और Q बराबर 2 गुणे K2 है। ये क्या है, ये पूर्णांक है। तो देख रहे हैं क्या, ये पूर्णांक करें, यहाँ कहाँ लिखेंगे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों में क्या है, हमको 2 क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हमने माना है कि समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और ये समीकरण 4 से, समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 2 और 3 से स्पष्ट है कि 2 P व Q का, P व Q दोनों का, P व Q दोनों का क्या हो जाएगा, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड P व Q का, P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P व Q का क्या, दोनों का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने माना क्या था कि P व Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है, मतलब एक के अलावा कोई गुणनखंड ही इनका नहीं है। तो आ क्या रहा है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। जबकि हमने भाना लिख रहे हैं, जबकि हमने माना था कि, जबकि हमने माना था कि P व Q क्या हैं, Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है, या हमने जो माना क्या है वह असत्य है। अतः √2 क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कर्लिम 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के बाद तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जब परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या, किसी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका परिभाषा तो ही होता है, जहाँ P व Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं और जहाँ Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब मान लिया हमने क्या, अब दोनों को क्या करिए गुणा किया तो √2 × Q हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, P² बराबर 2Q आ गया, 2Q² आ गया। अब Q² का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, P²/2। अब P²/2, P²/2 क्या, एक पूर्णांक। हमने जब P और Q सहभाज्य संख्या यानी पूर्णांक है तो P क्या करेंगे, P²/2 पूर्णांक है तो P² क्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से भाग देना, 2 से कटेगा, हमने प्रमेय पढ़ा है। P भी क्या होगा, तब 2 से भाज्य होगा। तो मान लेते हैं P/2 बराबर, मान लेते हैं 2 से भाग, P से में क्या 2 से भाग चला जाएगा, मतलब P/2 बराबर K1, एक पूर्णांक मान लेते हैं इसको। जब इसको एक पूर्णांक मानिए क्या, P बराबर 2K1 हो गया। अब 2K1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब 2K1 को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको मिलेगा Q² बराबर 2K1² / 2, तो यानी 4K1²। तो 4 से क्या होगा, 2 कट जाएगा, यानी 2K1 आ जाएगा।
अब यहाँ 2k1 आ गया तो क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्या एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर 2 अपॉन 2 क्या एक पूर्णांक है, तो क्या होगा क्यू 2 से भाज्य होगा। तो क्यू क्या करेंगे, क्यू में 2 से भाग चला जाएगा तो क्यू भी क्या होगा 2 से भाज्य। जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या होगा क्यू भी 2 से भाज्य है। तो मान लेते हैं क्यू स्क्वायर क्यू अपॉन 2 को k2 मान लेते हैं, k2 एक पूर्णांक मान लेते हैं क्यू अपॉन 2 को। तो लिख सकते हैं कि q बराबर 2k1। तो समीकरण मिल जाता है 3। तो समीकरण 2 और 3 से देखते हैं कि मतलब क्या दोनों में क्या है 2 कॉमन है, दोनों के मान में क्या है 2 कॉमन है, p बराबर 2k1 है और q बराबर 2k2 है। तो मतलब दोनों में 2 कॉमन है। हमने माना था कि क्या है एक के अलावा क्या है p और q का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर तो p के एक के अलावा क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो अतः हमारा मानना क्या था गलत था या असत्य था, अतः कर्णिम 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 3 क्या कर रहा है कर एक अपरिमेय संख्या, एकदम सेम काम जो हमने पिछला किया है वही काम इसमें भी करना है। तो आइए इसको भी देखते हैं एक बार और इसको भी समझ लेते हैं। सॉल्यूशन माना कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है तो कह सकते हैं अतः फिर मान लेते हैं कर्णिम 3 बराबर p बटे q। कर्णिम 3 बराबर क्या p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p व q क्या है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। p व q क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब p व q क्या है सह अभाज्य संख्या है तो आइए देखते हैं इसको। तो लिख सकते हैं p बराबर √3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 3। तो p स्क्वायर बाई 3 क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है क्या होगा p स्क्वायर क्या है 3 से भाज्य है, p भी क्या है p भी 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो क्या लिख सकते हैं माना p बाई 3 बराबर k1। तो p बराबर हो जाएगा 3k1। इसको k1 क्या है पूर्णांक है। तो समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये समीकरण के q स्क्वायर बराबर 3, ये क्या है एक समीकरण 1 है और ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 मिल गया तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे इस मान को। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में इस मान को रखें तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर अपॉन 3 यानी 9 k1 स्क्वायर अपॉन 3 q स्क्वायर 3 से 3 कट जाए 9 कट जाएगा यानी q स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3k1 स्क्वायर। तो k1 बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बाई 3। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बाई 3 क्या है पूर्णांक है, q स्क्वायर बाई 3 क्या है पूर्णांक है। अतः q स्क्वायर क्या है 3 से भाज्य है। q स्क्वायर क्या है 3 से भाज्य है तो क्या है q भी क्या होगा 3 से भाज्य होगा। 3 से मतलब q भी क्या हो जाएगा कट जाएगा तथा q बाई 3 बराबर k2 पूर्णांक
माना Q/3 बराबर K2, तो क्या हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 3K2। समीकरण नंबर, ये तो समीकरण 3 था ना, ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से Q बराबर P बराबर 3K1 और Q बराबर 3K2। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण, इसको इतना मत लिखिए, थोड़ा शॉर्टकट इसमें यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट, यदि आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आसानी से थोड़ा छोटा हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 3 भी है। और P व Q क्या है? P व Q क्या है? सह अभाज्य हैं। सह क्या है? सह अभाज्य हैं। P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब क्या है? हमको Q गुणनखंड मिलता है तो क्या है? सह अभाज्य संख्या। P व Q क्या है? हमने माना था क्या? P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो मतलब P व Q सह अभाज्य नहीं हैं। अतः हमारा कथन क्या है? हमारा कथन गलत है। हमारा कथन गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो माना था क्या है वह गलत है, क्योंकि क्या है? √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है जैसे कर्लिम 2 सिद्ध किया था वैसे कर्लिम 3 भी सिद्ध करना था। सेम प्रोसेस वही है, कुछ अलग नहीं है। यदि कोई और संख्या आ जाता तो उसको भी ऐसे ही करते। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 10 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 5 - कर्लिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस हम इसको मान लेंगे क्या है? माना 5 - कर्लिम 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मानना ही पड़ेगा। तो माना 5 - कर्लिम 3 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q। जहाँ क्या है? Q ≠ = 0। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता। चूंकि क्या है? P व Q क्या है? P व Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब आप क्या जानते हैं? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था। सह अभाज्य मतलब क्या है? पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है P व Q तो इसको लिख सकते हैं क्या? अब इसको क्या कीजिए? P व Q को क्या इधर लाइए और √3 को ले जाइए उधर। तो 5 - P/Q बराबर √3। तो कह सकते हैं कि √3 बराबर 5Q - P। 5Q - P/Q समीकरण नंबर 1। चूंकि हमने क्या माना है? P व Q क्या है? P व Q पूर्णांक हैं। P व Q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक में कोई भी संख्या का गुणा करें या जोड़ें या घटाएं तो क्या होगा? हमको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि 5Q - P भी क्या है? पूर्णांक है। जब ये भी पूर्णांक है तो कह सकते हैं कि 5
तो कह सकते हैं कि 5q माइनस पी बाई क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक कर रहे हैं मतलब पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। यदि क्या करते हैं, पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देते हैं तो क्या होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो 5q माइनस पी बटा क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। तो यदि क्या होगा, किसी भी संख्या में क्या करते हैं, संख्या गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परंतु हम देख रहे हैं कि 5q माइनस पी बटे क्यू बराबर √3 है, जो कि क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो √3 है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने पहले सिद्ध किया है। तो यहाँ कर रहे हैं √3 में क्या कर रहे हैं, हम जोड़ घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो जो कि क्या एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा कथन असत्य है। क्या होता है, हमारा कथन क्या है, असत्य है। अतः कह सकते हैं कि 5 माइनस कर्लीम 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, हमको मिलेगा क्या, अपरिमेय ही मिलेगा। यदि कोई अच्छे के साथ रहेगा तो क्या होगा, अच्छा ही कहलाएगा, बुरे के साथ रहेगा तो क्या होगा, बुरा ही कहलाएगा। तो ही काम यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या है, जो कोई अपरिमेय है तो क्या होगा, अपरिमेय से गुणा होगा तो अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय क्या करें, परिमेय संख्या को गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, परिमेय। यदि बुरे बच्चे के साथ अच्छा बच्चा चला जाता है तो क्या हो जाएगा, वो भी बुरा बच्चा ही कहलाने लगेगा, कि मतलब वो भी उसी कैटेगरी का है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 3 कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। एकदम सेम प्रोसेस। माना 3 कर्णिम 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो माना 3√2 बराबर p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p व q सहअभाज्य संख्या। p व q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो √2 बराबर हो जाएगा p बाई 3q, चूंकि क्या है, p व q क्या है, p व q पूर्णांक हैं। हमने देखा है क्या, p व q पूर्णांक है, तो कह सकते हैं p बाई 3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब p बाई 3q क्या एक परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से, ये क्या है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, परंतु समीकरण 1 से p बाई 3q बराबर √2, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो p बाई 3q बराबर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि मतलब क्या, p बाई 3q भी क्या है, अपरिमेय संख्या है।
संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है, हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, कि मतलब क्या है, हमारा पूर्व कथन क्या है, गलत है। विरोधाभास है, या कह सकते हैं कि अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि अतः क्या कह सकते हैं, हमारा कथन असत्य है या गलत है, क्योंकि क्या है, 3 कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 कर्णिम 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमने जो माना था क्या है, वह गलत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन हमने लिया है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है 1 कर्णिम 2 क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो 1 कर्णिम 2 को तो मान लेते हैं, माना 1 कर्णिम 2 क्या है, परिमेय संख्या है। वन 1.3 का एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का पहला। 1/2 माना 1 कर्णिम 2 परिमेय संख्या है। जब 1/2 कर्णिम में परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं, माना 1 कर्णिम 2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q सह अभाज्य संख्या है। P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो अतः लिख सकते हैं, तुलना करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q बटे P बराबर √2, समीकरण नंबर 1। तो P व Q क्या है, P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। P व Q क्या है, पूर्णांक है। अतः Q/P एक परिमेय संख्या है। अतः Q/P एक परिमेय संख्या है। Q/P को क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या मान सकते हैं, परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से Q/P बराबर √2, जो कि अपरिमेय संख्या है। जो कि क्या है, Q/P बराबर √2 क्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। या Q/P क्या होगा, Q/P, या तो कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि क्या Q/P भी क्या, एक अपरिमेय संख्या, या Q/P भी एक अपरिमेय संख्या है। Q/P क्या है, Q/P क्या, एक अपरिमेय संख्या। यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन क्या है, अतः हमारा कथन गलत है। 1 कर्णिम 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि मतलब क्या है, यदि भिन्न में रहेगा तब भी आप हल कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई में था तब भी क्या किया, हमने हल कर दिया। मल्टीप्लाई में था, भिन्न में था और जोड़ में था।
ये तीनों हमने काम कर लिया। तो हमें उम्मीद है अब आपको कोई डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए अब बचा ही नहीं है। हर तरह का क्वेश्चन हमने क्या किया, यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा कि मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यदि यक्स क्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब क्या कर सकते हैं कि यक्स को हम क्या p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p व q क्या हो, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यदि क्या हो, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत कब होगा, जब यक्स को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p व q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। मतलब कोई क्या हो, ऋणोत्तर का मतलब क्या हो, ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक को छोड़कर यानी धनात्मक पूर्णांक हो। 2 का पावर n और 5 का पावर m। फिर आइए आगे कह रहा है परिमेय 206। मान लीजिए क्या x बा p बटे q एक परिमेय संख्या है। संख्या ऐसी है कि क्या है, q क्या है 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर क्या होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए इसको समझते हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार शांत होता है जब क्या हो, इसको अभी आगे समझेंगे, पहले परिमेय देख लेते हैं उसके बाद। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहेंगे। परिमेय संख्या होता है क्या, परिमेय संख्या जिसको क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या हो, p व q क्या हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। तो यहाँ पर अब देखिए, अब दशमलव प्रसार यहीं से तो निकालेंगे, मतलब शांत दशमलव प्रसार कब होगा, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के लिए q का क्या हो, p बटे q यानी शांत का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब क्या हो जाए, टूट जाए, टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और अशांत का मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यदि क्या करते हैं 10 में 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 3.33333 मतलब क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टूटेगा नहीं, मतलब इसका प्रसार कभी क्या होगा, खत्म नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, खत्म हो जाए। इससे दे दिए क्या, 17/4 दे दिए, एक सेकंड, 17 में क्या करें, 4 से भाग देते हैं, बार बार 14 क्यों आ रहा है भाई, 17/4 यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 यानी 4.25 इसका क्या होगा, कट करा जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अंत हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 में 3 से भाग देते जाएंगे, क्या होगा, कभी भी अंत नहीं होगा। तो यदि क्या हो, इसको p बटे q के रूप में लिखते हैं, कर क्या हो, x बराबर p बटे q मतलब कोई संख्या p बटे q है, तो जहाँ पर क्या होना चाहिए, q का मान यहाँ पर होना चाहिए, q का मान 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m इसी के रूप का होना चाहिए। 2 का पावर यानी आप 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जहाँ m व n पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों।
जहाँ यम और एन का हो पूर्ण संख्या हो, जैसे 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, या केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए। कहने का मतलब क्या हो, यदि 2 भर आता है, यदि q का मान क्या है, ये p बटे q के रूप में इसको लिखते हैं, p बटे q के रूप में, तो क्या होगा q का मान क्या हो, या तो 5 बटे 2 आए, या 5 बटे 5 आए, या 5 बटे 2 गुणे 5 आए। मतलब क्या है 2 5 दोनों भी आ सकता है, और सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए, तब भी क्या होगा यम और एन क्या है पूर्णांक हो। एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा छूट गया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, यहाँ बीच में छूट गया, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कह सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए। मतलब हमने बताया ना कि मतलब क्या हो, P है ऊपर, यानी या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 2 और 5 दोनों साथ में आए, तभी क्या होगा इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आइए अशांत के लिए इसी प्रकार देख लेते हैं। तो अशांत के लिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। मतलब ये क्या हो, Q 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं होना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या ही आए। 2 और 5 के अलावा क्या हो, Q के गुणनखंड में क्या हो, Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 एवं 5 के अलावा क्या कोई भी आए, कोई और संख्या आए, या कोई भी संख्या आए, तो कह सकते हैं कि क्या वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अध्याय 1 के हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। तो अध्याय 1 के यदि सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर के एग्जाम्पल के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर।